के अंदर कुछ मौलिक कर्तव्य दिए गए हुए हैं। मौलिक कर्तव्य ये कहता है कि अगर आप हिंदुस्तान में हैं तो आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हैं आप उनका सम्मान करें। सबसे पहला, अगर आप उनका अपमान कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप राष्ट्र को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। और अमित शाह जी ने भी यही प्रयास किया है, जो संसद भवन के अंदर उन्होंने बोला है अम्बेडकर 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 एक फैशन बन गया है। इससे ज़्यादा भगवान का नाम लेते तो शायद स्वर्ग मिल जाता, सात पुस्तकों को स्वर्ग मिल जाता। तो हम ये कहना चाहते हैं कि भले आपके लिए भगवान राम कृष्ण जो भी हो सकते हैं, लेकिन हमारे लिए एज ए स्टूडेंट, एज ए दलित, एज ए मुस्लिम, हमारे लिए भगवान हमारे अम्बेडकर जी हैं। हम उनको अपना भगवान मानते हैं और आपने हमारे भगवान का अपमान किया, इसलिए हम आज आपके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब मेन बात ये भी है कि आप बात करते हैं, बहुत से मीडिया चैनल वाले हमसे पूछते हैं कि जब अम्बेडकर जी का कोई प्रोग्राम होता है तो मोदी जी सबसे पहले जाकर के अम्बेडकर जी का पैर छूते हैं। जब आप यहाँ पे दो मुँहा सांप वाला का किस्सा हो गया, बिहार में हमारे एक किस्सा है कि डबल मुंह है, ऊपर से कुछ और दिखते हैं, पीछे से कुछ और रहते हैं, है ना। तो जब आप कहते हैं कि अम्बेडकर का हम सम्मान करते हैं तो अम्बेडकर का सम्मान किस रूप में करते हैं? आपके भारत देश के अंदर, आपके जहाँ पे उत्तर प्रदेश जिला है, चाहे जहाँ जहाँ भाजपा शासित प्रदेश है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा अम्बेडकर की मूर्ति तोड़ी जाती है। ये किस तरह का सम्मान है? 25 दिसंबर जो हमारा BHU है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, वहाँ पर मनुस्मृति को जलाया गया। जब भारत के अंदर भारतीय संविधान लागू है तो मनुस्मृति को जलाया जाता, तो आपको कष्ट क्यों होता है? और हम कहते हैं कि भारतीय संविधान, भारत में जो मनुस्मृति है उससे इंसानियत के ऊपर वो एक धब्बा किताब है, जिन्होंने इंसानियत को एक जानवर के सम्मान ट्रीट किया है, वर्णों में बांट दिया, जातियों में बांट दिया। आप उसका सपोर्ट कर रहे हैं और भारतीय संविधान का अपमान कर रहे हैं। और भी मुद्दे हैं संसद भवन के अंदर। आप मनुस्मृति को अमर ग्रंथ बताते हैं कि ये व्यवस्था बनाए रखने की प्राचीन काल में सबसे सर्वोत्तम किताब है। नहीं, प्राचीन काल में सर्वोत्तम किताब है तो भारत में जो इस तरह की व्यवस्थाएं आप ला रखे थे, प्राचीन काल में आप जाइए तो वहाँ पे आपको नरबली का व्यवस्था मिलता है। आप प्राचीन काल में जाइए तो विधवा पुनर्विवाह का व्यवस्था नहीं था। अब उसके पीछे जाइए तो दलितों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। इस तरह का जो आप अधिकार छीन रखे थे, अब जो दलित हैं या मुसलमान है या कोई जो पिछड़ा जाति है, वो जब शिक्षा की तरफ आते हैं तो आपको कष्ट होता है कि जब ये लोग सत्ता में आएंगे, जब शिक्षा ले लेंगे, शासन करेंगे, हम पे शासन करेंगे, तो उनको कष्ट होता है कि इनको कैसे दूर किया जाए इन चीज़ों से। और उसका ये एक असंभव सा प्रयास है जो कभी सफल नहीं होने वाला है। शिक्षा को लेकर क्या सरकार न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई है, कई जगह स्कूल खोलती है, 10वीं 12वीं तक की शिक्षा फ्री कर रखी है, तो आप कैसे कह रहे हैं कि शिक्षा पे प्रहार कर रहे हैं? बिल्कुल शिक्षा पे प्रहार कर रहे हैं। आप देखिए, अब बात करते हैं मोदी जी, हमारे जो केंद्र में जो बैठे हुए सरकार है, वो कहते हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन। ये जब संभव हो सकता है, आप बिल लाकर के इसको पास कर सकते हैं, तो 1 नेशन 1 एजुकेशन सिस्टम क्यों नहीं लागू हो सकता है? एक देश के अंदर आप ऐसे स्कूल देखेंगे। हमारे बिहार के अंदर जाइए, वहाँ पे ऐसे विद्यालय जहाँ पे सड़ा हुआ खिचड़ी मिलता है खाने के लिए, बच्चों को सही तरीके से टीचर नहीं मिलते पढ़ाने के लिए। और जो टीचर हैं तो एक टीचर के ऊपर 100 बच्चे, 150 बच्चे हैं। ऐसे थोड़ी ना होता है एजुकेशन सिस्टम में। आप एजुकेशन सिस्टम एक सा लाइए, एक सा एजुकेशन सिस्टम लाइए और सभी के लिए समान एजुकेशन सिस्टम लाइए। एजुकेशन में बजट बढ़ाइए। एजुकेशन का बजट आप 2.5% देते हैं। जब अपना TA DA आचार्य बढ़ाने का बारी आता है तो सारे संसद के जो नेता हैं वो एक साइड हो जाते हैं और अपने TA DA आचार्य पर अपना बजट का लगभग में 19% खर्च करते हैं। कहीं जाएंगे तो उसका मतलब TA DA आचार्य लेते हैं। तो हम कहते हैं कि आप कहते हैं कि हमारे देश के युवा आगे बढ़ें। युवा आगे कैसे बढ़ेगा? भारत विश्वगुरु कैसे बनेगा जब आप एजुकेशन पर खर्च करेंगे 2.5% और खुद के रखरखाव के ऊपर 20% खर्च करेंगे? प्रोग्राम नहीं चला रहे हैं क्या देश के युवाओं के लिए? स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम कई क्षेत्रों में चला रहे हैं। कौन सा क्षेत्र है? कौन सा क्षेत्र है स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम में? अभी AI टेक्नोलॉजी है, उस पर कभी भारत में बात होता है? कभी बात हुआ? कौन सा सेंटर में AI टेक्नोलॉजी का बात हो रहा है? बता दीजिए हमें। कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बहुत बेहतर तरीके से सेटअप किया गया हो? अच्छे यूनिवर्सिटी में मैं बता रहा हूँ। चांद के दक्षिणी हिस्से पे कैसे उतर गया? अगर विज्ञान के क्षेत्र में काम नहीं, विज्ञान के क्षेत्र में काम कर रहा है, लेकिन वो एक मतलब इसरो काम कर रहा है, ठीक है। लेकिन जो विद्यालय के अंदर जो हमारा प्रयोगशाला होना चाहिए, इसरो में कोई डायरेक्ट तो चला नहीं। कहाँ से? भारत। हाँ बिल्कुल, भारत से ही आए। प्रयोगशाला हमारे व्यवस्था यानी कि भारत में बनी हुई है जी। यानी कि सरकार अच्छा काम कर रही है, तभी तो ऐसे वैज्ञानिक। नहीं, सरकार, हम कहाँ कह रहे हैं सरकार अच्छा काम नहीं कर रही है? कुछ ना कुछ तो अच्छा कर ही रही है ना। अब जो पुराना व्यवस्था आप उसी को लागू कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि विद्यालय के अंदर प्रयोगशाला तक नहीं है। अगर हम पोटेशियम परमैंगनेट खोजने जा रहे हैं तो नहीं मिल रहा है वहाँ पे। हमारे लिए प्रयोगशाला बहुत सारे कम, हाँ प्रयोगशाला है ही नहीं विद्यालय में। बस किताबों पे हम पढ़ते हैं कि ऐसा ऐसा होता है, प्रैक्टिकल करने का कोई साधन ही नहीं है। ये है। इसी के साथ साथ आप चले जाइए स्वास्थ्य के क्षेत्र में। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 0.37% खर्च हो रहा है। भाई कैसे? इतना बड़ा देश है, 140 करोड़ की आबादी है, आप 0.37% खर्च कर रहे हैं और खुद के 19% खर्च करेंगे। ऐसे कैसे होगा? आप स्वास्थ्य का बजट बढ़ाए ना, जो चीज़ हमारे पब्लिक हेल्थ केयर के लिए बजट बढ़ाए, लेकिन आप वहाँ काम करेंगे नहीं।
अब सरकार तो कहती है कि पूरे विश्व में कोरोना में जितनी मार हुई, भारत ने उसको बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया है। नहीं, बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया, इसलिए गंगा में लाशों की नदियां बह रही थी, गंगा में लाशों की नदियां इसीलिए बह रही थी, बिना ऐसे ऐसे लोग मरे जिनको लोग छू तक नहीं रहे हैं। मैं बिहार से हूँ, गंगा के, मैं पटना में उसमें पढ़ाई करता था, गंगा नदी के किनारे में निकला था तो खाली लाश अंदर पड़ी हुई थी, कोई छूने वाला तक नहीं था उसे। आप कह रहे हैं अच्छे से निपटारा हुआ, और अगर अच्छे से अगर निपटारा होता तो इस तरह की समस्या नहीं होती ना। तो आप लोग जो कह रहे हैं कि संविधान को लेकर की, लेकिन वो तो आप ही लोगों पर आरोप लगा रहे हैं कि संविधान बचाने की छद्म लड़ाई आप लोग लड़ रहे हैं, जो पिछले 75 वर्षों में हुआ है। जो भी राजनीतिक दल रहे हैं जिन्होंने शासन किया है, उन्होंने संविधान का नुकसान किया है। भाजपा ने कभी भी संविधान का नुकसान नहीं किया, और उनके समय में 140 करोड़ की जनता का विकास हो रहा है। नहीं, भाजपा जो भी बोले, मैं ये कहता हूँ कि भारत के अंदर जितने भी सत्ता में लोग आए हैं, जो भी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो या कोई भी हो अदर पार्टी, वो सभी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। और वो ये चाहते हैं कि जितना देश कांग्रेस ने लूटा है उतना भारतीय जनता पार्टी भी लूटेगी, जितना भारतीय जनता पार्टी ने लूटा है उतना जदयू भी लूटेगी, और चाहते हैं कि हम लोग जितने भी पार्टी हैं सब मिलकर देश को लूटे और जनता को घंटा दिखाते रहें। और जनता इन चीज़ों में अब नहीं फंसने वाली है, वो अपना खुद का निर्णय लेगी। इसी तरीके से अभी बिहार में देखिए, बिहार के अंदर जो आंदोलन स्टार्ट है उस पर किस तरह से रात में पानी बच्चों के ऊपर डाला जाता है, उसको मारा जाता है, और कई बच्चे उसमें घायल होकर के मर भी गए हैं। लेकिन भारतीय सरकार जो है, या नीतीश कुमार की सरकार, उसके कान पे जूं तक नहीं रहेंगी है। और आप इस बात को जान लीजिए कि 1970 के दशक में बिहार की वही भूमि है जहां से छात्र आंदोलन स्टार्ट हुआ था और देश की दशा और दिशा दोनों बदल दी थी। हमें लगता है कि वही स्थिति फिर भारत में निर्माण हो रहा है और भारत की दशा और दिशा बदलेगी और बिहार की भूमि से ही बदलेगी। मोदी जी के नेतृत्व में पूरे भारत का जो है डंका बज रहा है। आप कह रहे हैं कि भारत की दशा और दिशा बिगड़ी हुई है। भारत का डंका किस क्षेत्र में बज रहा है? एजुकेशन के क्षेत्र में तो आप फेल्योर हैं। 2% बजट खर्च कर रहे हैं, 40 सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और 140 करोड़ जनता है। अगर एक यूनिवर्सिटी में आप जाइए तो मुश्किल से 10,000 बच्चे से ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में। आपके पास 40 सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी आप बढ़ा नहीं रहे हैं। पिछले 11-12 साल में एक भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी बना नहीं है। लास्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय 2010 में मनमोहन सिंह का बनाया हुआ है। आपने कितना यूनिवर्सिटी बनाया उसका तो सबूत दीजिए ना, उसका निर्माण दीजिए, उसका सबूत दीजिए कि हमने इतना बनवाया है, एजुकेशन फील्ड में इतना खर्च किया है। और उल्टा आप बजट को और कम करते जा रहे हैं। जो 2.9% था वो 2.5% हो रहा है। जीएसटी आप लगा रहे हैं कॉपी कलम पे। क्यों भाई जीएसटी यहाँ क्यों लगाना? जीएसटी आप कॉपी कलम पे लगा रहे हैं, कफन पे लगा रहे हैं, जहाँ खाने पीने की चीजों पे जीएसटी लगा रहे हैं, कफन तक पे जीएसटी आप लगा दिए हैं। ऐसे थोड़ी ना होता है। आप कह रहे हैं कि हम भारत का विकास कर रहे हैं तो भारत का विकास ऐसे थोड़ी ना होगा। देश का विकास होने के लिए टैक्स नहीं आएगा तो पैसा कहाँ से आएगा, काम कैसे होगा? नहीं, आप तो टैक्स तो ले ही रहे हैं ना। आप कह रहे हैं कि एजुकेशन सबके लिए फ्री होना चाहिए। आप भी अभी पत्रकार महोदय आपने भी कहा एजुकेशन सबके लिए होना चाहिए। तो जब आप एजुकेशन पर टैक्स लेंगे तो वो महंगा होगा, तो जो उसको अफोर्ड कर पाएंगे वही ना पढ़ेंगे। फिर हम जैसे लोग कैसे पढ़ पाएंगे? आज हम जेएनयू में पढ़ रहे हैं, जामिया में पढ़ रहे हैं या कहीं भी पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे आज जब मैं शुरू में जेएनयू या जामिया खुला हुआ तो है आपका, मैं बिल्कुल वहाँ पे जब मैं आया था तो उस समय मेरा फीस 300 रुपया था। आज वही फीस 8,000 रुपये हो गया है। जो हॉस्टल का फीस हमारा 500 रुपये था वो हॉस्टल का फीस बढ़ करके पर मंथ 3,000 रुपये हो गया। खाने का फीस जो हमारा 400-500 रुपये में हो जाता था वो बढ़ा करके जेएनयू के कर्मचारियों को जो वेतन दिया जाएगा तो सरकारी सेक्टर में, तो वो कहाँ से आएगा अगर फीस नहीं बढ़ाई जाएगी तो? नहीं, फीस आप इतना क्यों बढ़ा रहे हैं? वहाँ पर जेएनयू में तो अमीर के हम लोग गरीब के बच्चे आते हैं तो हम लोग के लिए फीस क्यों बढ़ा रहे हैं? वहाँ का प्रबंधन के लिए पैसा कहाँ से आएगा? प्रबंधन सरकार दे, हम लोग से टैक्स लेती है ना। 58 प्रकार का टैक्स हमसे वसूला जाता है। एक सलाई लेते हैं उस पर भी टैक्स लेते हैं हमसे। हर एक चीज़ पे आप टैक्स ले ही रहे हैं, डायरेक्ट टैक्स हमसे ले ही रहे हैं, तो फिर फीस बढ़ाने का क्या जरूरत है? आपको जहाँ टैक्स लेना चाहिए वहाँ तो लेते नहीं। अंबानी अडानी का करोड़ों माफ कर देते हैं, लेकिन एजुकेशन पे आपको माफ करने के लिए पैसा नहीं है। इस तरह कैसे हो सकता है? वो तो कह रहे हैं कि अंबानी को हम देते हैं तो रोजगार पैदा करते हैं उनका कॉर्पोरेट। नहीं तो आप अपना मतलब सरकारी सेक्टर बढ़ाइए ना। सरकारी सेक्टर में रोजगार नहीं है। रेलवे को आप बेच रहे हैं, रेलवे में रोजगार नहीं था क्या? आप LIC को बेच रहे हैं, LIC में रोजगार नहीं था। आपने भारत में जब से सत्ता में आए 11 साल के अंदर 3 लाख उद्योग धंधे, छोटे छोटे उद्योग धंधे बंद कर दिए और 17 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए आपके कारण। और भारत सरकार कह रही है कि हर साल हम 2 करोड़ रोजगार दे रहे हैं, आप कह रहे हैं कि 17 करोड़ बेरोजगार हो गए। नहीं, सरकार 2 करोड़ रोजगार दे रही तो हमारे जो जेएनयू में PhD करके बैठे हुए साथी लोग हैं वो ऐसे ही रोड पे नहीं घूमते रहते हैं। जब जहाँ जाते हैं एक सीट आता है और एक सीट पे इतना कंपटीशन होता है कि वहाँ पे मतलब रिजल्ट तक नहीं देते हैं। आप यूपी पुलिस का रिजल्ट देख लीजिए,
एग्जाम ले लेते हैं, रिजल्ट नहीं देते हैं। बिहार होमगार्ड का देख लीजिए, एग्जाम ले लेते हैं, 10 साल बाद रिजल्ट देते हैं। ऐसे थोड़ी ना होता है। आप इतनी व्यवस्था में खामियां बता रहे हैं, लेकिन जब चुनाव होते हैं तो आखिर फिर से इन्हीं की सरकार आती है। तो उनका कहना है कि भाई लोकतंत्र में चुनाव के द्वारा सरकार का निर्माण होता है, जनता हमारे साथ है, हम काम कर रहे हैं, तभी तो हमको चुना जा रहा है। तो भैया ये भी नहीं, मैं वो नहीं बोल रहा। जनता तो चुन रही है आपको, लेकिन जनता आपको अच्छे काम के लिए चुन रही है ना। अब जनता आपको अच्छे काम के लिए चुन रही है ना। अब संसद भवन के अंदर जाइए, 248 सांसद ऐसे हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं। और जब ये क्रिमिनल केसेस वाले लोग जब संसद भवन में बैठेंगे तो जो कानून बनाएंगे वो अपने पक्ष में बनाएंगे, गुंडागिरी के पक्ष में बनाएंगे, हमारे लिए कानून नहीं बनाएंगे। और इस तरह के जो लोग हैं, अब केंद्र की सरकार कह रही है कि जिनके ऊपर क्रिमिनल केसेस है वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं, तो फिर ये कैसे हो रहा है कि जिनके ऊपर क्रिमिनल केसेस है आप उन्हीं को टिकट दे रहे हैं? ये भी तो बताएं। इस तरह का जो आप प्रचार कर रहे हैं, इस तरह का जो बातें आप जनता के बीच में ला करके उनके समक्ष खड़ा कर रहे हैं, तो आप ही तो दो तरह की बातें कर रहे हैं। उसका समाधान क्या है? केंद्र सरकार ये भी तो जवाब देगी ना। मतलब पार्टियां जो है अपराधी लोगों को टिकट दे रही है। बिल्कुल अपराधिक लोगों को टिकट दे रही है। अगर अपराधिक लोगों को टिकट नहीं मिलता, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, अन्य पार्टी हो, तो 248 सांसद ऐसे क्यों हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल केसेस चल रही है? अपराधियों को चुन कौन रहा है? नहीं, चुन तो जनता ही रही है, लेकिन सिंबल किसका दिया हुआ है? जनता नहीं। सिंबल किसका दिया हुआ है? किस पार्टी से वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, किस पार्टी को फंडिंग कर रहे हैं, कौन सा पार्टी उसके लिए चुनाव प्रचार कर रही है? ये भी तो देखना होगा ना हमें। तो आपके हिसाब से क्या व्यवस्था होनी चाहिए, कैसे सुधार होगा? व्यवस्था यही होना चाहिए कि सबसे पहले जो आप संसद भवन के अंदर इधर की बातें करते हैं, उन बातों को आप हटा दीजिए, और जो काम की बातें हैं, शिक्षा, रोजगार, इन बातों पे आप अपना फोकस कीजिए, इन बातों के ऊपर आप चर्चा कीजिए। मैं पिछले 6-7 सालों में देखा हूं कि संसद भवन के अंदर एक दिन भी ऐसा नहीं गया हो जिसपे हिंदू मुस्लिम पे चर्चा ना हुआ हो। ऐसा एक दिन भी नहीं गया, हर दिन होता है। मोदी जी कहते हैं कि हमने कभी अपने पूरे जीवन में हिंदू मुस्लिम नहीं किया। अभी लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने कहा है कि अगर कभी ऐसा करूंगा तो पब्लिक लाइफ जीना छोड़ दूंगा। अच्छा, सुना कि नहीं सुना? अच्छा, मैं सुना हूं, लेकिन आप उनका जाके वीडियो देखिए ना। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री भारत में क्यों बंद करवा रखे हैं? बीबीसी डॉक्यूमेंट्री भारत में क्यों बंद करवा रखे हैं? जब इतना ही डर आपको रहता है तो बीबीसी डॉक्यूमेंट्री खोल दीजिए, सारे लोग देखेंगे। क्यों बंद करवा रखे हैं? हमने बीबीसी डॉक्यूमेंट्री जेएनयू में जब दिखाया तो हम पे कार्रवाई हुआ, हमें उठा करके ले गए, हम पे केसेस वगैरह चलवाया गया। क्यों करवाया गया भाई? जब आपको डर ही नहीं है कि आपने हिंदू मुस्लिम किया ही नहीं कभी, तो बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को बैन क्यों किया गया हिंदुस्तान के अंदर? इसका भी जवाब दीजिए आप। आप कह रहे हैं कि हम तो बहुत साफ छवि के हैं, तो गुजरात दंगा का जो आपके ऊपर केस चल रहा है उसका सफाई में आप कुछ कहिए। इस तरह के जो उनके ऊपर जो एलिगेशंस लगा हुआ है, तो मोदी जी उनके ऊपर भी तो कुछ बयान करें, कुछ टिप्पणी तो करें। उस पे तो खामोश रहते हैं। तो बीबीसी डॉक्यूमेंट्री क्यों बंद करवा रखे? उनको तो क्लियरली दिखवाइए जनता को, हर एक लोग देखें जब आप साफ छवि के हैं। तो इस बार भारत में तो लगातार फिल्में रिलीज हो रही है, ऐसा कौन सी है कि उनको नहीं एक ही की आप चर्चा कर रहे हैं, लेकिन और भी सारी चीजें कश्मीर के ऊपर हैं। यहाँ भी एक साबरमती फिल्म आई है, तो लगातार तो सब कुछ चल रहा है। साबरमती जो फिल्म है या फिर जो भी मुद्दा हो, आपने एक फिल्म देखा होगा जेएनयू के ऊपर बना है, जिसमें जेएनयू को बदनाम करने का मतलब बहुत ज्यादा प्रयास किया गया कि यहाँ पे नक्सलाइट लोग बैठे हुए हैं। भाई ऐसा थोड़ी ना, हम लोग स्टूडेंट है जेएनयू में, हम लोग नक्सलाइट थोड़ी ना है, हम लोग भारत विरोधी नारा थोड़ी ना लगाते हैं जेएनयू के अंदर। वो नारा तो वहीं लगा था ना कन्हैया कुमार के समय। कन्हैया कुमार के अंदर का जो नारा लगा था, तो उसके लिए कोर्ट है ना, कोर्ट में आपने क्या किया? कन्हैया को क्लीन चिट मिला है ना। अगर वो दोषी है तो उसको आप जेल में डालिए। वो बाहर क्यों घूम रहा है? सरकार आपकी है, व्यवस्था आपका है, कानून आपका है, तो वो बाहर कैसे घूम रहा है? दम है तो उठा के दिखाओ, उसको जेल में डालो। आप शिक्षा पॉलिसी के ऊपर बोल रहे हैं, सरकार तो कह रही है कि जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें देश के युवाओं का विकास होगा, भारत विश्वगुरु बनेगा। नहीं, भारत विश्वगुरु कैसे बनेगा? घंटा बजाने से कि कल पढ़ाई करने से? जब एजुकेशन का जब बजट ही आप 2% रखे हुए हैं, और जो हमारा जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उसकी संख्या कितनी है? 40 से ज्यादा नहीं है। स्टेट यूनिवर्सिटी देख ले तो 20 से ज्यादा नहीं है। 60 यूनिवर्सिटी में कितने बच्चे पढ़ेंगे? हिंदुस्तान के अंदर इतने बच्चे हैं, 150 करोड़ आबादी है, कहाँ जाएंगे इतने बच्चे? आपने पढ़ने का रास्ता ही बंद कर दिया। और जहाँ पे सस्ता एजुकेशन सिस्टम था, जहाँ पे सस्ते एजुकेशन मिलते थे, चाहे वो BHU हो, जामिया मिलिया इस्लामिया हो, चाहे आपका JNU हो, वहाँ पे आपने फीस एकदम हाईजैक कर दिया, फीस एकदम बढ़ा दिया है। जो फीस का कीमत 10-10 हज़ार रुपए था, आज लाख रुपए देकर हम लोग पढ़ रहे हैं। फैसिलिटियां भी तो बढ़ाई है। कौन सा फैसिलिटी बढ़ाया? JNU जाके देख लीजिए कौन सा फैसिलिटी है। आज से 10 साल पहले जो फैसिलिटी हम लोग को मिला गया था वही फैसिलिटी अभी भी है, कुछ चेंजिंग नहीं हुआ है। और मैं बताता हूँ, प्रोफेसर तक की भर्ती नहीं करते हैं, गेस्ट टीचर ला करके भर देते हैं। जो PhD कर रहे हैं उनको बोलते जाकर के पढ़ाओ। ऐसे थोड़ी ना होता है। आप शिक्षक का भर्ती कीजिए, प्रोफेसर का भर्ती कीजिए, और एजुकेशन सिस्टम आप बेहतर कीजिए, सब चीज बेहतर हो जाएगा। राम मंदिर में पंडित का भर्ती किया जा रहा है, आप खुश नहीं है क्या उससे? नहीं, हमें राम मंदिर से क्या लेना देना? हमें राम मंदिर से क्या लेना देना? हमें स्टूडेंट हैं, हमें मंदिर से कोई लेना देना नहीं है। अभी मध्य प्रदेश का अभी इलेक्शन हो रहा था,
मध्य प्रदेश का इलेक्शन हो रहा था, उस समय वहां पे बीजेपी ने कहा था कि आप हमें वोट दें और राम मंदिर का दर्शन हम अपने पैसे से करवाएंगे। अरे भाई, हमारा व्यक्तिगत मामला है, हम राम मंदिर का दर्शन हम जाके खुद कर लेंगे। आप जो पैसे हम पे खर्च कर रहे हैं वो एजुकेशन पे क्यों नहीं खर्च कर रहे हैं? इस तरह की बात आप क्यों नहीं करते हैं? हमारा सवाल ये है। मस्जिद के नीचे मंदिर भी मिल रहा है आजकल। नहीं, मस्जिद के नीचे मंदिर में की स्थापना भी हो चुकी है। हाँ, रामराज की स्थापना हो चुकी है, इसीलिए दलितों पे लाठीचार्ज हो रहा है, दलितों का रेप होता है और उसको पेशाब पिला दिया जाता है। इसीलिए रामराज ऐसा ही रामराज है ना। बिहार में देख रहे हैं विद्यार्थी पे वाटर कैनन चल रहा है। हाँ, पटना में चल रहा है, सीपीएससी छात्रों पे चल रहा है। सबका साथ हो रहा है, सबका विकास हो रहा है। नहीं, मोदी का अडानी का साथ, अडानी का विकास, बाद बाकी का विनाश। इसके अलावा कुछ नहीं चल रहा भारत में।